हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टॉपिक और हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। अभी तक हम कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन सारे। अगर आपने उनमें से कोई चैप्टर आपका मिसिंग है तो मैं आपको सारे जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें से आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा सर, नाम देखकर ही क्या लग रहा है सर? नाम देखकर ही लग रहा है कि सर वो इनकम, नाम देखकर ही क्या लग रहा है कि सर वो इनकम जो और किसी हेड के अंदर नहीं आती, वो इनकम जो और किसी हेड के अंदर नहीं आती, वो कौन से हेड में आएगी? वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर। द इनकम विच इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड। ठीक है, लेकिन सर क्या यही क्या सिर्फ यही फाइनल है क्या? क्या इसके अलावा भी कुछ होता है क्या कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और कोई सी भी इनकम आ सकती है क्या? तो हम उसके बहुत सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि कब ऐसा हो सकता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ जो इनकम है वो सिर्फ इसी सोर्स के अंदर आएगी और किसी हेड के अंदर नहीं आएगी। ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, उन सब केसेस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल समझना है। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, देखना, फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। वैकेंट लैंड, इसका मतलब क्या हुआ सर? हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ा कि सर आपके पास बिल्डिंग होती है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पास एक बिल्डिंग है या और बिल्डिंग और उससे जुड़ी हुई लैंड है, अटैच्ड बिल्डिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। और यहाँ पर क्या लिखा है? वैकेंट लैंड। वैकेंट लैंड का मतलब क्या होगा सर? खाली पड़ी हुई लैंड है, तो उसके लिए लग जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगला, अनडिस्क्लोज सोर्स, जिसको आप डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं। आप डिक्लेयर कर दीजिए, आप बता दीजिए कि आपने कहाँ से पैसा कमाया है, तो हम वो मानेंगे। लेकिन अगर आप डिक्लेयर नहीं कर पाते, अगर आप बता नहीं पाते, तो कौन सा हेड लग जाएगा? तो आपके ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जम्प्टेड इनकम, बट एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया के बाहर होती है वो कौन सी इनकम होती है? वो टैक्सेबल होती है, इसलिए यहाँ पर टैक्सेबल होगी। अगला देखिएगा, कॉम्पनसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझिएगा, नॉर्मली जब आप जॉब कर रहे हैं, कोई कॉम्पनसेशन, कोई टर्मिनेशन, कोई अमाउंट मिल रहा है, तो कौन सा हेड लगेगा? वो लगेगा आपका सैलरी हेड। लेकिन अगर सैलरी हेड नहीं लग पाता है तो कौन सा हेड लगेगा? तो लगेगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उस केस में आपका अदर सोर्सेज हेड एप्लीकेबल होगा। आगे समझिएगा, एडवांस मनी फॉरफिट, कि कभी एडवांस मनी फॉरफिट करिए और वो 1 अप्रैल 2014 के बाद में होती है तो अदर सोर्सेज लगेगा। 1 अप्रैल 2014 से पहले होती है तो उसका ट्रीटमेंट होगा कैपिटल गेन हेड के अंदर, और क्या होगा? वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस हो जाएगी। अगला समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड्स। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स इज योर नॉट एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स आपकी लाइबिलिटी नहीं होता है। जब इनकम टैक्स आपके लिए एक्सपेंडिचर नहीं है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स रिसीव करना इज नॉट एन इनकम। लेकिन सर इनकम टैक्स देने में वो मतलब कौन? डिपार्टमेंट वाले डिले हो गए। अरे यार, डिपार्टमेंट वाले डिले हो गए, इसका मतलब तो अब वो टैक्सेबल होना चाहिए। और ये जो इंटरेस्ट आया है ये कौन से हेड में जाएगा? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जाएगा। अगला देखिए, डिविडेंड एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115O। ठीक है, तो डिविडेंड आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, डायरेक्टर्स कमीशन फ्रॉम बैंक और गारंटी। अगर डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर है और अमाउंट रिसीव कर रहा है तो इनकम फ्रॉम पीजीपी लगेगा, लेकिन अदर आ रहा है तो अदर सोर्सेज लगेगा। तो एक्चुअली मोटा मोटी मैं प्रोविजन ये बताना चाहता हूँ कि सर अगर कोई दूसरा हेड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो अदर सोर्सेज हेड एप्लीकेबल हो रहा है। अगला देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यूआरपीएफ। अगर यूआरपीएफ से आए तो पैसा कौन से हेड में जाएगा? वो अदर सोर्सेज हेड में जाएगा। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वाला जो आएगा वो कौन से में जाएगा? सैलरी हेड के अंदर जाएगा। अगला उसी तरह से पॉइंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। सरकार ने जब कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, कंपल्सरी एक्विजिशन का पैसा तो जाएगा कैपिटल गेन हेड के अंदर, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है वो जाएगा अदर सोर्सेज में। इसी के साथ प्रोविजन यही भी पढ़ा दूँ कि यहाँ पर 50% तो आपका एग्जम्पशन मिल जाएगा और 50% अमाउंट ही आपके लिए टैक्सेबल रहेगा। अगला देखिएगा, कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग इनकम। वो इनकम जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होती, जो रेगुलर पॉइंट पर नहीं हो रही है, वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, ये जो सारी इनकम है कौन से हेड में जाएगी? अदर सोर्सेज में। नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं होती है।
अब समझिएगा, एग्जामिनेशन फी रिसीव बाय टीचर, एक टीचर किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, पढ़ाने जाता है, सैलरी हेड लगेगा, लेकिन वो एग्जामिनेशन फ़ी रिसीव करता है जो उसका एम्प्लॉय नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ पर गेस्ट लेक्चर देता है, तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लगेगा। अगला, डायरेक्टर्स कमीशन फ्रॉम अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अच्छा, अंडर राइटिंग क्या आपका प्रिंसिपल काम था क्या? अरे यार, अंडर राइटिंग तो हमारा प्रिंसिपल काम नहीं था। जब नहीं था तो कौन सा हेड लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फैमिली पेंशन, अगर आपको पेंशन मिली है, आप ही रिटायर्ड, आप ही सैलरीड एम्प्लॉयड थे, आप ही रिटायर्ड होते हैं और आपको ही पेंशन मिली है, तो फिर सैलरी हेड। लेकिन जो एम्प्लॉई है उसकी डेथ हो जाती है या वो लेने में एबल नहीं है, तो पैसा किसको मिला है? पैसा मिला है आपके एम्प्लॉय की फैमिली को, तो इसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डायरेक्टर सिटिंग फीस कौन सा हेड? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली जब चारों हेड बनाए गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी और कैपिटल गेन, तो उनके चारों के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस है कि ये इनकम तो इसी हेड में जानी चाहिए। अदर सोर्सेज में कुछ इनकम तो है जो इसी हेड में जाती है। ठीक है, यहाँ यही आपको सोचना है, जैसे कि डिविडेंड हो गया, गिफ्ट हो गया, कैजुअल इनकम हो गया, वो सब इसी हेड में आती है। और कुछ इनकम इसमें ऐसी है जो दूसरे हेड में नहीं आ रही है, वो इस हेड में आकर के टैक्सेबल हो जाती है। आगे देखिएगा, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एसएएफ एटसेट्रा रिसीव बाय एम्प्लॉयर इफ नॉट रेमिटेड बिफोर ड्यू डेट। अगला, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, जब भी आपको प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है, व्हेन लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। हम पढ़ेंगे, पहली चीज़ ध्यान रखना, अगर लेटिंग ऑफ बिल्डिंग है तो वो हमेशा कौन से हेड में जाती है? वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाती है। लेकिन यहाँ छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ क्या हो रहा है, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग के साथ में प्लांट एंड मशीनरी भी जा रही है, तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए कौन सा हेड लगता है? प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपका, ठीक है, पीजीपी लग सकता है अगर आपका बिजनेस नेचर है। लेकिन मेरा बिजनेस नेचर नहीं है, मैं तो ऐसे नॉर्मली दे दिया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड एप्लीकेबल होगा। अगला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ मतलब कि आपके डिबेंचर्स वगैरह ये सिक्योरिटीज़ होगी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है तो अदर सोर्सेज लगेगा। किसी तरह की रॉयल्टी इनकम है तो कौन सा लगेगा? तो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगेगा, अगर पीजीपी नहीं लग रहा है तो। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं, अब हम एक एक प्रोविज़न को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रोविज़न को डिटेल में स्टडी करते हैं, फटाफट से उसका रिवीजन करते हैं, डिटेल रिवीजन करते हैं सर। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है आपका गिफ्ट। कौन सा हेड लगेगा? सर गिफ्ट आपका बिजनेस है? नहीं सर, जॉब मिला है। अच्छा, गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर से मिले तो ध्यान रखना सैलरी हेड लगता है, 5000 वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। ये गिफ्ट है अदर, जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर क्या लगेगा समझना। पहला, अगर आपको गिफ्ट में मिला है मनी, सिर्फ पैसा मिला है, तो द होल अमाउंट इफ द सेम एक्सेड 50,000, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स हो जाएगा। 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो एग्रीगेट करना है इंडिविजुअल, मतलब कि जैसे मान लो कि आपको 6 फ्रेंड्स हैं, सबने 10,000 रुपये दिए, कितना हो गया? 60,000। टैक्सेबल होगा ही नहीं होगा? होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है? एग्रीगेट करना है, सिंगल अमाउंट को कंसिडर नहीं करना है। क्या करना है आपको? एग्रीगेट आपको यहाँ पर करना होगा। अगला मिली है आपको मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मिली है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। वो मिली है विदाउट कंसिडरेशन, तो हम क्या करेंगे? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, बोले यस से ज़्यादा है, तो एग्रीगेट कर लीजिएगा और वो आपके लिए क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अगला मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है। क्या मिली है? मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, क्या बोलेंगे अपन? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन क्या 50,000 से ज़्यादा है? एग्रीगेट में साल भर में जितने भी गिफ्ट मिले, जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, सबको ऐड कर लीजिए। क्या 50,000 से ज़्यादा है? आप बोलेंगे यस टैक्सेबल होगा, आप बोलेंगे नो टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मान लो 49,000 का गिफ्ट मिला, कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो रहा, 51,000 का मिला, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब सर मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में आ रहे हैं शेयर्स, ठीक है, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट और ज्वेलरी। सिर्फ यही चीज़ें हमारे लिए मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर हमको कार मिली है गिफ्ट में, टैक्सेबल होगी क्या? सर नहीं होगी, क्योंकि कार हमारे यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती है। सर हमको फर्नीचर मिला है, टैक्सेबल होगा क्या? द आंसर इज नहीं सर, टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर्पस। यहाँ के लिए सिर्फ गिफ्ट पर्पस के लिए नहीं आता है। अगला,
तो सर आपको एक तो मिल सकता है कैश, जिसको हम बोलते हैं मनी, दूसरा आपको मिल सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा आपको मिल सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मिल सकता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो मिल सकती है आपको विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो द स्टैम्प वैल्यू, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 50,000 से ज़्यादा है। अब वो ध्यान समझिएगा, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, पूरे में जब भी कभी लैंड एंड बिल्डिंग का प्रोविज़न आए, आई रिपीट अगेन, जब भी लैंड एंड बिल्डिंग का प्रोविज़न आए तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, प्रॉपर्टी का कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, हमेशा क्या ध्यान रखा जाता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ध्यान रखा जाता है। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा? सिंगल ट्रांजैक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगला, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से मिली, अब यहाँ अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर दो चीज़ें होगी, या तो 50,000 रुपये, तो डिफरेंस है किसमें? आप क्या कर दीजिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, ये आ जाएगा आपका डिफरेंस वाला अमाउंट। ये जो डिफरेंस वाला अमाउंट है इसको आप कंपेयर कर दीजिए किससे? ठीक है, 50,000 से, या अब ये जो डिफरेंस है ये 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में से जिससे भी किसके भी हायर हो, क्या उससे ज़्यादा है? ठीक है, वो ध्यान समझिएगा, या तो 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो क्या उसके 10% से ज़्यादा है, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, 50,000 या 10% ऑफ डिफरेंस, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा होने पर ये टैक्सेबल होगा। ये सेम प्रोविज़न हमने कहाँ डिस्कस किया है? द सेम प्रोविज़न इज डिस्कस इन द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेम प्रोविजन डिस्कस हियर ऑल्सो। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं ले जा रहा, क्योंकि कैपिटल गेन में मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। अभी डिस्कस करना आपका टाइम खराब करना होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, सिचुएशन देखिएगा, receipt of immovable property for a consideration and the stamp duty value for the property exceeds such consideration। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोविज़न लगता है, टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे? डिफरेंस करेंगे हम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे अपन? हम बोलेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। ये कर लीजिए, ये अमाउंट आ जाएगा आपका, जो भी अमाउंट आ रहा है इस अमाउंट को एक बार रहने दीजिए, फिर आप चेक कीजिए 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर, उससे इसको कंपेयर कीजिएगा। अगर ये कंपैरिजन में वो वाला अमाउंट ज़्यादा है तो हमें उसको गिफ्ट कंसीडर करना है, बाकी हमको उसको गिफ्ट कंसीडर नहीं करना। ये प्रोविज़न जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है। ठीक है, चलिए सर, अब आपने टैक्सेबल तो कर दिया, ठीक है, लेकिन कब ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता? देखा, इंडिया में हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन है, परंपरा है हमारे यहाँ पर कि गिफ्ट ले दिया जाता है। तो सरकार ने भी इसके कुछ बेनिफिट, कुछ एक्सेप्शंस दिए। जैसे समझना, पहला, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉलोइंग पर्सन और सिचुएशंस आर नॉट टैक्सेबल। कब? पहला, अगर आपको मिलता है रिलेटिव से, टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, अगर आपको आपकी शादी पर मिलता है, टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान रखना, आपको आपकी शादी पर मिले, मान लो आपकी शादी है और आपकी शादी पर आपके पेरेंट्स को मिले, टैक्सेबल होगा। किसी विल से, ठीक है, बाय वे ऑफ विल समझते हैं, ठीक है, वसीयत वगैरह से आपको ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, इनहेरिटेंस से आपको मिला है, तो टैक्सेबल नहीं होगा। ये इंडिया में प्रोविज़न है जहाँ पर विल और इनहेरिटेंस को टैक्सेबल नहीं किया जाता, बाकी कई सारी कंट्रीज़ में किया जाता है। ठीक है, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, किसी पर्सन को लग रहा था कि यार मेरी डेथ हो सकती है, उसने उससे पहले किसी को नाम कर दिया, ये कहलाता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, और सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, तो अभी टैक्सेबल नहीं होगा। किसी लोकल अथॉरिटी से मिलता है या किसी फंड, ट्रस्ट, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट से मिलता है। अब मुझे बताइए, ऐसे ट्रस्ट वगैरह होते हैं तो उनको तो हम पैसा देते हैं, पैसा लेते कहाँ हैं? अब यहाँ समझिएगा कि आप अच्छी फैमिली से आते हैं, इसलिए हम उनको डोनेशन करते हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी है, उसके पास मेडिकल का पैसा नहीं है, जो भी उसके पास पैसा नहीं है, उसको किसी ट्रस्ट ने पैसा दिया, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, फंड से, मेडिकल एसोसिएशन से, किससे भी पैसा मिलता है, इन लोगों से पैसा मिलता है, तो हम उसको टैक्सेबल आपके लिए नहीं करेंगे, इट विल बी एग्जम्प्ट। ठीक है, अब
सर रिलेटिव का मतलब क्या है? सबसे बड़ा जो मीनिंग है वो इसमें रिलेटिव का है। रिलेटिव में कौन कौन आ रहे हैं? पहला है स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, आपकी वाइफ, आपके भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, आप, आपकी वाइफ, आपके भाई बहन, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल मतलब आपकी वाइफ के, ठीक है, और हस्बैंड होगा तो उसके भी, ठीक है। वाइफ के केस में हस्बैंड, और हस्बैंड के केस में वाइफ, तो वाइफ के भाई बहन भी आएंगे, साला साली भी आएंगे, ठीक है। साला साली है, अभी साला का पति वति नहीं आया, ठीक है ना, साली का पति नहीं आया, ठीक है, और साली की पत्नी नहीं आई। फिर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मतलब आपके मम्मी के भाई बहन और आपके पापा के भाई बहन। तो मम्मी के भाई बहन कौन हो गए? आपके मम्मी के भाई बहन हो गए आपके मौसी, मामा। पापा के भाई बहन कौन हो गए? अंकल, ताऊजी, बुआ, ठीक है। फिर लीनियन असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल आपके अग्रज और आपके पूर्वज। अग्रज मतलब आपका बेटा, पोता, पड़पोता, लड़पड़पोता, जितना भी हो, और उससे ऊपर वाले कौन? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब आ गए, वो गए असेंडेंट और डिसेंडेंट। फिर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ये कौन हो गए? सर ये हो गए, जैसे आपके दादाजी आ रहे तो दादाजी की वाइफ होगी, दादी आ गई, ठीक है, और वो स्पाउस के भी आ रहे तो आपके ससुर जी आ गए, ससुर जी के पापा तो दादा ससुर जी हो गए तो दादी ससुर जी भी रिलेटिव हो गई, तो ये सब। और B2F में लिखे हुए सब लोगों के स्पाउस ऑफ पर्सन, ठीक है ना, मतलब कि मामा आ गए तो मामी भी आ गए, मौसी आ रहे तो मौसाजी भी आ गए, अंकल आ रहे तो आंटी भी आ गए, ताऊ जी आ रहे तो ताऊ जी भी आ गई, ठीक है ना, ताई जी भी आ गई, सारे लोग आपके रिलेटिव मान लेंगे। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर ना, क्या आपका भाई आपका रिलेटिव है? बोला यस सर। क्या आपके अंकल का लड़का जो कजिन है आपका, क्या वो रिलेटिव है? सर वो रिलेटिव नहीं होगा। अच्छा, क्या आपके दादा के भाई रिलेटिव होंगे? नहीं होंगे। मतलब रिलेटिव तो हैं लेकिन यहाँ पर टैक्सेबल करने के लिए वो रिलेटिव नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अगला है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अगला है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड का मतलब अगर आप बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहो, ऊपर समझना चाहो तो क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है ना। तो कोई एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिसका सब्सक्राइबर कोई भी हो, ठीक है ना, और वो शेयर ट्रांसफर कर रही है, ठीक है ना, वो कह रहा है शेयर ट्रांसफर है, एट द एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू। ओके सर, उसको उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और जो कंसिडरेशन दिया है वो कम है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, तो क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब मेथड, अगर कोई मेथड है तो वो, नहीं है तो वैल्यू सब्सटेंटेड बाय द कंपनी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। और मेनली क्या होता है, अगर उन शेयर की ट्रेडिंग हो रही होती है तो जिस दिन ट्रेडिंग हो रही है उस दिन की उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन कर देना, ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट है और थोड़ा सा अमेंडेड भी है, पॉइंट है रिगार्डिंग डिविडेंड। पहला क्वेश्चन, क्या डिविडेंड आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं? द फर्स्ट आंसर इज डिविडेंड इज टैक्सेबल। क्या डिविडेंड टैक्सेबल है या नहीं? तो अब देखिएगा, पहले ऐसा था कि डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिलता है तो एग्जम्प्टेड होता था और टैक्सेबल होता था अगर फॉरेन कंपनी से मिले। इस प्रोविज़न के अंदर, ठीक है, इस प्रोविज़न के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी कि कभी टैक्सेबल था, कभी एग्जम्प्टेड था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन वगैरह इन्वॉल्व थी। अभी इस प्रोविज़न को सिंप्लीफाइड कर दिया कि सर अब से डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी और डिविडेंड बाय अ फॉरेन कंपनी सबके लिए टैक्सेबल होगा और रहेगी स्लैब रेट शुरू के 2.5 तक नहीं, अगले वो उस स्लैब में जाएगा, ठीक है। फिर पहले डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड और यूटीआई ये भी एग्जम्प्ट हुआ करता था, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया है? टैक्सेबल कर दिया है, पूरी तरह से टैक्सेबल कर दिया है, ठीक है। अब समझिएगा, हाउएवर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक कंपनी बिफोर 1st April 2020 and received by a shareholder on or after 1st April 2020 and on which tax has been paid by the company under 1150 would be exempt in the hands of shareholder। तो पुराना है, 1 अप्रैल 2020 से पहले का है,
तो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। उसके बाद में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जो भी पेड हुआ है, वो सब टैक्सेबल होगा। ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स को भी क्या कर दिया है, पहले एग्जम्प्टेड हुआ करता था, अब उसको भी टैक्सेबल कर दिया। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया है सरकार ने कि सारे जो बेनिफिट्स है सब टैक्सेबल कर दिए। ठीक है। अगले देखिएगा डीम्ड डिविडेंड। ठीक है। हमारा जो पूरा डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है, उस डिविडेंड के कॉन्सेप्ट के अंदर 5 पॉइंट आते हैं। टू 22A, 222B, 222C, 222D एंड 222E, ये 5 प्रोविज़न आते हैं टोटली डिविडेंड को लेकर के। ठीक है। 222A क्या कहता है, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना। और ये कौन सा है, ये डीम डिविडेंड है। एक्चुअल डिविडेंड की मैं बात आपको समझा चुका हूँ, एक्चुअल डिविडेंड की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब समझिएगा 222A, एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच डिक्रीजेस कंपनीज एसेट। ऐसा कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी की एसेट को रिड्यूस करे, कम करे, वो डिविडेंड मान लिया जाता है। ठीक है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट एसेट्स आर रिलीज, सो नो डीम डिविडेंड। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक तो कंपनी ने आपको चेक दे दिया, कैश दे दिया, वो डिविडेंड है। ठीक है। कंपनी कैश चेक वगैरह के अलावा कई बार कंपनी क्या देती है आपको, कोई मान लो किसी कंपनी ने आपको कार दे दी, किसी कंपनी ने आपको और कोई एसेट दे दी। ठीक है। क्वेश्चन आता है क्या ये भी डिविडेंड है? द आंसर इज यस, वो भी डिविडेंड माना जाएगा। कंपनी ने आपको बिल्डिंग दे दी, ये भी डिविडेंड है? बोले यस सर। क्यों? इससे कंपनी की एसेट रिड्यूस हो रही है। बी पॉइंट देखना, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी विच इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, वो भी आपके लिए क्या माना जाएगा? डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है। एंड हियर रिलीज ऑफ एसेट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। बोनस शेयर देखना, बोनस शेयर रकम दिया प्रेफरेंस शेयर को, नो डिविडेंड इफ गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। तो कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी की एसेट को कम करे या कंपनी की लाइबिलिटी को बढ़ाए, वो डिविडेंड है नहीं, मान लिया जाएगा कि वो डिविडेंड है। इट इज़ अज्यूम्ड टू बी डिविडेंड। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है। कंपनी जा रही है लिक्विडेशन में। जब कंपनी जा रही है लिक्विडेशन में, तो एसेट किसको दे देगी? शेयर होल्डर को दे देगी। क्या ये भी डिविडेंड है? यस, इट इज़ ऑल्सो डिविडेंड, ये भी डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर लिक्विडेशन, नॉट डिविडेंड, इट इज़ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। अगला, ये ज़बरदस्त पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कंपनी ने अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। पहले मान लो 100 रुपये का शेयर था, अभी उन्होंने बोला कि 40 का ही शेयर कर रहे हैं, 60 रुपये वापस ले जाओ, रिडक्शन हो गया। ये 4 तरह का डिविडेंड, इसको डीम्ड अज्यूम कर दिया जाता है, मान लेता है। पहला, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिससे कंपनी की एसेट कम हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिससे कंपनी की लाइबिलिटी बढ़े, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो लिक्विडेशन के टाइम पर हो, या रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो। तो 222A से लेकर के D तक हो गए। अब आता है अगला, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, एक्चुअली बड़ा पॉइंट है, 222E। ठीक है। देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय वे ऑफ एडवांस और लोन। आप अपनी कंपनी से लोन लेते हो, एडवांस लेते हो, क्या ये डिविडेंड है? आप बोलेंगे सर लोन और एडवांस कहाँ डिविडेंड है? लेकिन मैं कहाँ कह रहा हूँ ये डिविडेंड है? इट इज़ अज्यूम्ड टू बी डिविडेंड, ये मान लिया जाता है कि डिविडेंड होता है। देखिए, शेयर होल्डर्स बेनिफिशियली होल्डिंग एटलीस्ट 10% इक्विटी शेयर इन द कंपनी, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर और फॉर सच शेयर होल्डर कंसर्न इन विच शेयर होल्डर इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और कंसर्न इन विच शेयर होल्डर इज अ मेंबर, अगर उसने लोन लिया है तो वो क्या मान लिया जाएगा? डिविडेंड मान लिया जाएगा, और डिविडेंड टैक्सेबल होगा 222E का। तो 5 पॉइंट पढ़ा दिए, A B C D E। अब E का एक्सेप्शन क्या है? वैसे मान लो कंपनी का काम ही लोन देने का है, कंपनी का काम ही लोन देने का है, और आपने कंपनी से लोन लिया, तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। देखिएगा, फॉलोइंग पेमेंट शेल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, ट्रेड एडवांस इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, बायबैक ऑफ शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन स्कीम ऑफ डीमर्जर। तो ये सब आपके लिए डिविडेंड नहीं माने जाते हैं। ठीक है। अब ये डिविडेंड कब तक माना जाएगा? तो वहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एक्यूमुलेटेड। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? अगर कंपनी नहीं है, अदर है, तो ऑल प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को
क्या मान लिया जाता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मान लिया जाता है। जनरली मतलब क्या है इसका? जनरल मतलब है ऑल प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन कंपनी के लिए। स्पेशल केस में क्या होगा? इफ लिक्विडेशन इज कॉन्सिक्वेंट टू कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, प्रॉफिट up to date of liquidation except profit of 3 successive previous year immediately preceding the year of liquidation, वो क्या मान लिया जाएगा? वो भी आपके लिए accumulated profit मान लिया जाएगा। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेनली आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन आएगा accumulated profits का मतलब क्या होता है। आप सिंपल बताना कि सर अभी तक के सारे प्रॉफिट्स जो है वो accumulated profits कहलाते हैं। ठीक है, तो दो मेन इनकम हमने पढ़ ली, पहला था गिफ्ट, दूसरा था डिविडेंड। तीसरी इनकम है कैजुअल इनकम। सर कैजुअल इनकम का मतलब क्या है? सर कैजुअल इनकम का मतलब है अगर आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, किसी तरह का इस तरह की इनकम हुई है तो वो कहलाती है आपकी कैजुअल इनकम। ठीक है, अब आप भी बताओ कि जब आपको इस तरह की इनकम हुई है क्या उसको एग्जम्प्ट करना चाहिए? बोले सर नहीं। क्या उसको कोई बेनिफिट देना चाहिए? नहीं। क्या कोई एक्सपेंडिचर अलाउड होगा? नहीं। फ्लैट 30% टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, तो फ्लैट 30% टैक्स प्लस सरचार्ज अगर कोई है तो, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो आपको 10 लाख की लॉटरी लगी, 1 लाख का टिकट खरीदा, इनकम कितनी हुई? 10 लाख। कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। चैप्टर 6 से के डिडक्शन भी अलाउड नहीं होंगे, और फ्लैट रेट लगेगी 30%। मान लो आपने 1 लाख रुपए कमाए, अब बोलोगे सर 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट होती है। बोले होती है, होती है, तुम्हारे लिए नहीं होती। होती है, तुम्हारे लिए नहीं होती। किसके लिए? कैजुअल इनकम वालों के लिए नहीं होती। ठीक है, अगला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, अब समझना, अगर आप उसे एज ए स्टॉक इन ट्रेड मेंटेन करते हो तो कौन सा लगेगा? पीजीबीपी। अगर मैं उसे स्टॉक इन ट्रेड की तरह मेंटेन नहीं करता, एज ए इन्वेस्टमेंट हेल्ड करता हूं, तो लगता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं एज ए स्टॉक इन ट्रेड मेंटेन करता हूं तो पीजीबीपी, और अगर एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड करता हूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर जाएगा। अब इंटरेस्ट अर्न करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया अलाउड होगा। अब इसका सबसे मेन पॉइंट है इसके एग्जम्पशंस। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस है मैंने वही लिखे, मतलब ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। समझिएगा, अगर आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है और इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 रुपये एग्जम्प्ट है। जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 एग्जम्प्ट। ये एग्जम्प्ट है, इनकम का ही पार्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर आपको याद हो डिडक्शन मिलते हैं एटी टीटीए और टीटीबी। कब मिलेगा? एटी टीटीए और टीटीबी का बोलते हैं कि सर जब, वो ध्यान सुनना क्या बोलते हैं, एटी टीटीए और टीटीबी में बोलते हैं कि सर जब आपका बैंक अकाउंट का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर आपको डिडक्शन मिलेगा। ये क्या है? एग्जम्प्ट है। फिर कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, IRFCL, NHIA, RECL, PFCL, इन सब में एग्जम्प्टेड होगा। इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड बाय गोल्ड मोनेटाइज स्कीम एग्जम्प्ट होगा। टैक्स पूल्ड डेवलपमेंट बॉन्ड्स, तो जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह हैं उनमें जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो एग्जम्प्ट होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी इनकम हो गई? पहली गिफ्ट, दूसरी डिविडेंड, तीसरा कैजुअल, चौथा, ठीक है, चौथा इंटरेस्ट, फिफ्थ फैमिली पेंशन। पहला पॉइंट, अगर आप खुद एम्प्लॉय हो, खुद रिटायर्ड होते हो तो पेंशन जाएगा सैलरी हेड के अंदर। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी? फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन का मतलब क्या होगा कि जो पर्सन के जो एम्प्लॉय है उसके हायर्स जो है लीगल हायर्स रिसीव कर रहे हैं। फैमिली पेंशन मीन्स द पेंशन रिसीव बाय अ फैमिली मेम्बर ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय। फैमिली पेंशन इज चार्जेबल टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब कितना एग्जेक्शन मिलेगा? तो 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन। कितना? 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें और इनकम हो सकती है। ठीक है ना, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, सबको दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना होगा
कि क्या रेंट सेपरेबल है या रेंट नॉट सेपरेबल है। क्या रेंट को डिवाइड किया डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, नहीं कर सकता है। अगर रेंट सेपरेबल है तो फिर आपको चेक करना होगा कि हमारा जो नेचर है वो बिजनेस नेचर है या बिजनेस नेचर नहीं है। हम रेंट को सेपरेट कर सकते हैं, हमारा बिजनेस नेचर है तो बिल्डिंग का रेंट तो ध्यान रखना हमेशा कौन से हेड में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, और अदर जो रेंट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका पीजीबीपी में। ये बिजनेस नेचर का नहीं है, ठीक है, और हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बिल्डिंग के लिए तो हमेशा एक ही हेड लगता है, बिल्डिंग को किराए पर दिया तो कौन सा हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड। और अदर जो प्लांट मशीनरी वगैरह का जो रेंट है वो किस में जाएगा, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। तो आपको ये बिल्कुल देखना होगा, चेक करना होगा कि वो कौन से हेड में जा रहा है, उसका रीज़न, उसका लॉजिक, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर रेंट सेपरेबल नहीं है, रेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या बिजनेस नेचर है तो कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी में। नहीं बिजनेस नेचर है तो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि आपकी जो इनकम है वो कौन से हेड में जाएगी और क्यों जाएगी, ठीक है। अब समझना, डिडक्शन अवेलेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमको कौन कौन सा डिडक्शंस अवेलेबल है। पहला, एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेमुनरेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजिंग डिविडेंड। डिविडेंड को अर्न करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया, इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया, सारे रीजनेबल एक्सपेंडिचर अलाउड है। किस तरह का ईएसआई, ईपीएफ, सुपर एंश्योर फंड में कंट्रीब्यूशन किया, दोज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय पेड बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है। आपने जो पैसा एम्प्लॉय से लिया हुआ इनकम मान ली, फिर जमा कराओगे वापस एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्रोविजन है, ये मेन प्रोविजन है। ये किसी भी तरह का रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कब, जब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रही है। जब इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रही है तो सारे डिडक्शन भी आपको अलाउड होंगे, ठीक है। फैमिली पेंशन की बात करें तो 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर, पढ़ा चुका हूँ। अब किसी भी तरह का अदर एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, एंड एक्सक्लूसिव इनकम फॉर अर्निंग दोज इनकम। फॉर एग्जाम्पल लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी किया, अदर सोर्सेज में जा रहा है, उसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया, सिंपल सा अलाउ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगला, कॉम्पनसेशन और इनहेंस कॉम्पनसेशन में 50% इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल होगा। कौन से, तो सर को क्वेश्चन पूछे सर कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होते, तो सर ये एक्सपेंडिचर है जो अलाउड नहीं होते, जैसे कि आपके जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर है, पर्सनल नेचर के एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होते। किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया है वो अलाउड नहीं होता, जो कि डायरेक्टली डिसअलाउड है। इन कनेक्शन विद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसल पजल, रेसेस, गैम्बलिंग, बैटलिंग, ये सब अलाउड नहीं होते। एंड एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड टू रिलेटेड पर्सन, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होते, बाकी नॉर्मल जो एक्सपेंडिचर है आपको अलाउड हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।